अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। कोई माने या ना माने, पाकिस्तान की सियासत में एक और लाडले की एंट्री तो हो चुकी है। बल्कि ये कहना चाहिए कि पीएन से लेकर पीएम तक हर बंदा ही उसके लिए खड़ा हुआ नजर आता है, बल्कि उसके लिए बातें करता हुआ नजर आता है। प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, फैसिलिटेट भी किया जा रहा है, कई सवालात भी जन्म ले रहे हैं। और अरबाब अख्तियार आखिर इस तरह के इक़दाम क्यों कर रहे हैं? सवालात की अगर बात की जाए तो फिर ये भी सवाल सामने आता है कि जब ये मालूम हो चुका है या इस तरह का तासुर दिया जा रहा है कि अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, तो फिर आखिर इलेक्शन का इंतज़ार क्यों किया जा रहा है? जबकि दूसरी जानिब पर अगर देखा जाए तो कुछ सीनियर सहाफ़ी भी इस वक्त जिस तरह से नवाज शरीफ को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, ये वही लोग हैं जो कभी लाडले का लफ्ज़ इस्तेमाल किया करते थे चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए। तो ये दोहरा मेयार आखिर क्यों अपनाया जा रहा है? आज कोई हीरो है तो कल कोई विलन हो जाएगा, और अगर आज कोई विलन है तो वो आने वाले दिनों के मुस्तकबिल का हीरो होगा। आखिर ये दोहरा मयार कैसे रुकेगा? और अगर पीपल्स पार्टी के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती हुई नजर आती है। मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट हमें सिंध में खासे एक्टिव नजर आ रहे हैं, और जिस तरह से वो इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए उनका एक खास किस्म का शिकस्त का एक प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं, वहाँ आसिफ अली जरदारी अच्छे खासे खामोश हैं। आसिफ अली जरदारी क्यों खामोश हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आखिर अपना लाही अमल क्या रखती है? इस हवाले से अभी तक कोई खास उनकी हिकमत अमली सामने नहीं आई है। और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बात की जाए तो आसिफ अली जरदारी पहले खासे पुरुमीद थे कि जनूबी पंजाब से जो अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर जाएंगे वो इनकी पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन हमने देखा उसी अस्ना में जिस तरह से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को लॉन्च किया गया तो उनकी उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ नजर आया। और इसी तरह से बलोचिस्तान भी उनके हाथ से चला गया और अब सिंध भी उनके हाथ से जाता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शीर रहमान ये बात कहती हुई नजर आई। उनका यह मौक़िफ़ था कि अगर इलेक्शन में ताख़ीर होती है तो इसका मतलब इलेक्शन में ताख़ीर नहीं बल्कि इलेक्शन ना होना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इलेक्शन की बात कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इलेक्शन चाहती है, पाकिस्तान मुस्लिम नून भी इलेक्शन चाहती है, और इस हवाले से अपनी तैयारियां भी मुकम्मल कर चुके हैं। नवाज शरीफ ने इस वक्त शहबाज शरीफ और इसहाक डार की जिम्मेदारी लगा दी है कि वो तमाम दीगर सियासी जमातों से अपने राब्तों को बहाल करें और इलेक्शन की तरफ बढ़ें। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एनालिस्ट पैनल में आजम चौधरी साहब, मजहर बल्ला साहब। अपने पैनल को खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले आज आपसे बात करना चाहूँगी मजहर साहब, अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से, तो पॉलिटिकल सिचुएशन जहाँ इतनी चेंज हो रही है, एक बंदे को नवाजा जा रहा है, आखिर लाडला कौन है कौन नहीं होगा, ये डिबेट तो चल रही है। इस सारी डिबेट में हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काफ़ी खामोश नज़र आ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली क्या है, उनका लाही अमल क्या होगा, या आसिफ अली जरदारी इतने खामोश क्यों हैं? नहीं, पहली बात तो ये है कि आसिफ अली जरदारी या पीपल्स पार्टी जी कब खामोश हुई है? वैसे तो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जानने के लिए आपको चाहिए था जी कि आप उनके जो मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं फैसल करीम कुंडी, उनको ज़हमत देती जी, या पीपल्स पार्टी के किसी सूबाई तर्जुमान से कहती या पीपल्स पार्टी के किसी मरकज़ी रहनुमा से कहती। मैं कोशिश करूंगी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का टाइम ले लूं। अच्छा चले, बिलावल भुट्टो जरदारी से अगर टाइम मिलता है जी जी तो वो ले लें, लेकिन मैं जो मेरे इल्म में जो बातें हैं वो मैं करूँगा। गुजारिश ये है कि पीपल्स पार्टी तो खामोश नहीं रही। पीपल्स पार्टी से गलती हुई, जो गलती हुई उनके वो जो रजीम चेंज का हिस्सा बने जी, उसमें उनसे गलती हुई। वो 16 माह की हुकूमत का हिस्सा बने, ये उनकी गलती थी। अब जाके उन्हें गलती का एहसास हुआ। इसीलिए ख्वाजा आसफ कहते हैं कि पीपल्स पार्टी अब क्यों रोती है, इन्हें पता नहीं था ये फिक्स्ड मैच है जी। तो एक तो वो सिलेक्टेड वाली बात जो है वो भी ख़त्म हो गई। अब तो आपको पता है सिलेक्टेड कौन है, और वो जो वोट को इज़्ज़त दो वाला बयानी है वो भी दफन हो गया। पीपल्स पार्टी से ये तवक्कुआत नहीं थी जो 16 महीने उन्होंने काम किया। मसलन पीपल्स पार्टी हमेशा इंसानी हुकूक की लंबरदार रही है। जी बिल्कुल। पीपल्स पार्टी पार्लिमानी रवायात की कायल रही है। पीपल्स पार्टी आइन और कानून की बातें करती रही है, मगर उन 16 महीनों में आइन की पामाली हुई। पीपल्स पार्टी हुकूमती सफ़ों में शामिल रही जी। पीपल्स पार्टी चुप रही। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हुई, पीपल्स पार्टी चुप रही। जी। पार्लिमानी रवायात की धज्जियाँ बिखेरी गईं, पीपल्स पार्टी चुप रही।
चूँकि पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा थी और पीपल्स पार्टी को शायद किसी ने लॉलीपॉप भी दिया हो उस ज़माने में कि अगला प्राइम मिनिस्टर जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी होगा। अब जब मौसम खुला और निगरान सामने आए तो पता चला कि निगरान तो मुस्लिम लीग नून के हैं सारे जी। उनकी तो सारी मोहब्बतें नून लीग से हैं और बाज़ तो ऐसे लोग हैं जो नून लीग की पार्टी में भी रहे या उनकी खिदमत करते रहे जी। और या ब्यूरोक्रेसी में उनके पसंदीदा थे, वो हुकूमतों में शामिल हो गए। आसिफ अली जरदारी ने एक बच्चा शामिल कराया था, उसके बारे में नदीम अफजल चंद कहते हैं कि वो नाफरमान बच्चा है, तो उसने जाहिर भी कर दिया ना। ठीक है। अब पीपल्स पार्टी जो नए तेवर बदले हैं मुक्तदरा के और सियासी चालें जो सामने आई हैं उससे परेशान हो गई है। इसलिए अब बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि एक शख्स के लिए इतना इलेक्शन का डिले। आपने इब्तदाइये में फरमाया कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन चाहती है, पीटीआई इलेक्शन चाहती है और आपने ये भी कह दिया उस रवानी में कि नून लीग भी इलेक्शन चाहती है। बज़ाहिर इलेक्शन नून लीग तो इलेक्शन से फरार चाहती है। नून लीग को तो ये सिस्टम सूट कर रहा है, वो बाहर बैठे भी हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं। ऐसे ही लाहौर पुलिस का सरबराह जाके एक मुजरम को सलूट करता है। सारे पंजाब में तबादले तकर्रियां मुस्लिम लीग नून के कहने पर हो रही हैं, इवन सिंध में भी, केपी में भी। अच्छा, पंजाब में गवर्नर उनका बैठा हुआ है, बिल्कुल। अच्छा, वजीर आला भी उनके जो अशारे अबरू के मुंतजर होते हैं। तो गुजारिश ये है कि वो तो बाहर बैठकर भी इंजॉय कर रहे हैं, लोगों की गालियों से भी बचा जा रहा है। वो प्राइम मिनिस्टर काम भी हो रहे के लिए आने के लिए उस चेयर पे बैठने के लिए बकायदा वे भी तो चाहिए ना उनको, फिर उस रास्ते को भी तो फॉलो करना। पार्टी जो है वो उन 16 महीनों को कोस रही है। पीपल्स पार्टी के जो अंदरूनी खाना मीटिंगें हुई हैं उसमें ये तजवीज़ भी आई सामने कि हमें पीटीआई से इत्तेहाद करना चाहिए। ठीक। वो जो लारे लगाए हुए थे, अभी आप कुछ दिनों तक देखेंगी कि वो जो पुरानी जुबान इस्तेमाल करते थे पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के खिलाफ, वो आपको नजर आएगी, वो जुबान फिर से बोली जाएगी। ठीक हो गया। वो घसीटते हुए नजर आएंगे और वो मौलवी ज़िया की औलाद कहते हुए नजर आएंगे। इस पॉइंट आपके पास वापस आएंगे। मिसाक जमहूरियत की खातिर आखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुर्बानी दी थी, जिन गिले शिकवों का इजहार मसर बडला साहब ने किया है और पीपल्स पार्टी का यही मौकफ है, ये मेरा कहना नहीं, उनका मौकफ है कि ये मिसाक जमहूरियत की उस वक्त ज़रूरत थी कि हमने आइन और कानून को बालादस्ती देनी थी। तो आज़म चौधरी साहब, अगर आइन और कानून की बालादस्ती की बात की जा रही है, सिचुएशन तो आज चेंज हो चुकी है, बलोचिस्तान भी उनके पास से जा रहा है। इवन सिंध में जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान जो कभी पीडीएम का खुद सरबराह होते थे, आसिफ अली जरदारी साहब के बगलगीर हुआ करते थे, आज वो उन्हीं के अगेंस्ट जो हैं वहाँ पर इत्तेहाद बना रहे हैं, पार्टीज़ को इकट्ठा कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आ रहे हैं। तो आसिफ अली जरदारी अभी तक ना मीडिया पर आए हैं, कोई बात नहीं की, किसी भी किस्म का कोई इंट्रैक्शन नहीं हुआ। तो बशमूल मेरे हर बंदा ये सोचने पे मजबूर है कि क्या कहीं राब्ते बहाल करने की कोशिश की जा रही है, प्लान चेंज किया जा रहा है, क्या कर रहे हैं आसिफ अली जरदारी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया फ़ायज़ा। अच्छा, आसिफ अली जरदारी की खामोशी को मैं तो बड़ा मानी खेज लेता हूँ जी, क्योंकि आसिफ अली जरदारी का अगर हम पूरी वो उनकी सियासी तारीख़ देखें तो आसिफ अली जरदारी कोई ना कोई सरप्राइज़ देने के वो कायल हैं। और मेरा ख्याल है कि जब वो बोलना शुरू होंगे, जब वो एक्टिव नज़र आएंगे तो कोई ना कोई सियासत के अंदर एक सरप्राइज़ लेके आएंगे। पीपल्स पार्टी की एक अपनी पहचान ये थी कि पीपल्स पार्टी एंटी इस्टेब्लिशमेंट खड़ी होती थी। जिस तरह मज़र साहब कह रहे हैं, आइन, कानून, जमहूरी रवायात, पार्लिमानी रवायात, इनकी बातें किया करती थी। लेकिन ये जो 16 माह की हुकूमत है, इसने पीपल्स पार्टी को उन तमाम रवायात से पता नहीं कौन सी मसलहत थी, खामोशी इख्तियार कर ली पीपल्स पार्टी ने। अगर हम पीपल्स पार्टी थोड़ा पीछे जाएं, आपको याद होगा 1993 के अंदर मंजूर वटू की यहाँ पे हुकूमत पंजाब में बनी। उस वक्त पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में थी कि अगर थोड़ी सी लॉबिंग करती तो अपनी यहाँ पे हुकूमत बना सकती थी। लेकिन पीपल्स पार्टी ने मुफाहमत की सियासत उस वक्त आगाज़ किया। उन्होंने बजाय कन्फेडरेशन में जाने के, उन्होंने मंजूर वटे के बाद जिनके पास बहुत थोड़ी सीटें थी उनको हुकूमत दी और उनके साथ मिलके वो चलाई। ऊपर मोहतरमा बेनज़ीर 18 सीटें, 18 सीटों के ऊपर। अच्छा, उसके बाद आप देखें 2011 की जो हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, उसके अंदर भी
आसिफ अली जरदारी जब प्रेसिडेंट बने हैं और वो 2008 से लेकर 13 तक वो एक मुफाहमत की सियासत सामने आई, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी को पंजाब में भी और केपी में भी शदीद किस्म का नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि पीपल्स पार्टी की क़यादत तो मुफाहमत में चली गई, लेकिन पीपल्स पार्टी का जो वर्कर था, जिसको हम जैला कहते हैं, जैला अपने उसी नरेटिव पे खड़ा रहा, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी को पंजाब, केपी, बलोचिस्तान में से सफाया होता हुआ आपको नजर आया, जबकि यही पंजाब, ये लाहौर शहर इत्तेफाक से जहां हम बैठे हैं, यहाँ से जहांगीर बदर जीता करते थे पीपल्स पार्टी के MNA, लाहौर में शेख रशीद जीता करते थे, शेख रफीक इलेक्शन लड़ते थे, इस तरह के बड़े गुरकी खानदान था, बहुत बड़े बड़े नाम थे जो पीपल्स पार्टी के यहाँ से अरकान मुंतखब होते रहे। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पीपल्स पार्टी ने सीटें लूज करना शुरू कर दी, और ये जो 16 माह जो PDM की हुकूमत बनी, जिसमें इत्तेहादी हम कहते हैं, ये अगर पीपल्स पार्टी साथ ना देती ये हुकूमत नहीं बन सकती थी, क्योंकि एक तो आपको याद होगा कि PDM से मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, उन्होंने पीपल्स पार्टी को शोकाज दे दिया था, ANP को भी शोकाज देकर PDM से निकाल दिया था। अच्छा, PDM से निकलने के बावजूद उन्होंने इस PDM की गवर्नमेंट बनाने में उनका साथ दिया, और एक टाइम ये आया कि PDM के मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान ये रिजाइन करने चले हुए थे असेंबली में से, पीपल्स पार्टी ने उनको रोका, और ये आसिफ अली जरदारी की उस वक्त सारी मज़ामत थी कि हमें रिजाइन नहीं करना पार्लियामेंट से, और एक आईनी तरीके के साथ लेकर चलना चाहिए। पंजाब की हुकूमत जब बनी, जब हमजा शहबाज को यहाँ पे बनाया गया, उस वक्त आपको आसिफ अली जरदारी बड़े मुतहर्रिक नजर आए। एक टाइम ऐसा आया कि हमजा शहबाज खुद जो है ना वो हिम्मत हार गए, जब अदालत के अंदर जाके उन्होंने बयान दे दिया, टाइम दे दिया कि 2-3 दिन बाद का, उस वक्त हमजा जब लाहौर के अंदर मीटिंग होती है जिसमें मियाँ शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी चेयर करते हैं, तो हमजा शहबाज से जब आसिफ अली जरदारी साहब ने पूछा कि आपने अदालत में क्यों बयान दिया, तो हमजा ने आगे से जवाब दिया, उन्होंने कहा जी कि फिर मैं छोड़ देता हूँ। उन्होंने कहा कि इस तरह नहीं छोड़ सकते हम, आपको हुकूमत में रहना होगा और इसको चलाना होगा, और वो जितनी देर चली वो आसिफ अली जरदारी की मुफाहमत या उनकी मज़ाहमत, ये दोनों चीज़ें उन्होंने रखी, और ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत चली। अब आके अपनी अपनी, क्योंकि इंतखाबी सियासत में जाना है, अपने अपने इंतखाबी बयानिया की जरूरत है। पीपल्स पार्टी को अपना बयानिया चाहिए, नून को अपना बयानिया चाहिए, लेकिन बयानिया भी तो पुराना हो गया ना, कि किसको घसीट कर पैसे निकालने, किसके साथ घसीट कर हमने क्या करना है, तो लोग तो तंग आ गए इस बयानिया से। मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये जो 16 माह की हुकूमत है उसने इनके तमाम बयानिया दफन कर दी है। अब नया बयानिया कोई नहीं है। अब सिंध के अंदर क्या हो रहा है, सिंध पीपल्स पार्टी का बड़ा एक मजबूत किला समझा जाता था, जी बिल्कुल। उस किले को दरार डाल रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में, एक नए इत्तेहाद की सूरत में वहां पे ये जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर मुस्लिम लीग नून भी हो, MQM भी हो, GDA भी हो, ये सारे मिलके, ताकि पीपल्स पार्टी से सिंध छीना जा सके। इस वक्त तमाम तर लड़ाई ये है कि कम से कम सिंध इंटैक्ट रहे, और वफाक के अंदर जिस तरह आप लाडला की बात कर रही थी, जो बज़ाहिर एक नजर आ रहा है, जो एक फजा एक कायम की गई है, तो बज़ाहिर यही है कि जो सो कॉल्ड आप लाडला जिन्हें कह रही हैं, उनको ऊपर इख्तियार दिया जाए वफाक के अंदर, पीपल्स पार्टी को बड़ी मुश्किल से सिंध दे दिया जाए, लेकिन अपोजिशन में लेके आए, एक सॉफ्ट अपोजिशन हो, ताकि उसमें इख्तलाफ राय भी हो तो उसमें भी मुफाहमत नजर आए, और मिलजुल के कौमी हुकूमत टाइप की, PDM टाइप की हुकूमत आइंदा भी नजर आए। मज़हर बिलाल साहब, जितनी डिटेल्स अभी हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक सबसे बड़ा जो सरप्राइजिंग एलिमेंट था वो ये था कि जैसे बताया पंजाब इनका था, KPK में ये थे, तो हमने देखा था सारे मीन वाइल टाइम के अंदर एक नई पार्टी आती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ग्राउंड पे काम भी करती है, लोगों में मकबूल भी हो जाती है, और अपने जिस तरह से अपने आप को चारों सूबों में मनवाना चाहिए था, कहीं ना कहीं वो एक्टिव हो जाते हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एक पुरानी जमात और इतने बाशऊर लोग उनके पास मौजूद, सीनियर कानूनदान, हर तरह के मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग उनके पास मौजूद थे, क्या वो चीज़ों को फिर दोबारा से लाइन अप नहीं कर पा रहे थे, या सीनियर क़यादत जो है वो जूनियर क़यादत से मशवरा लेने के लिए तैयार नहीं थी? नहीं, ऐसा नहीं है। हुआ ये है, पाकिस्तान की सियासत की बदकिस्मती कि पाकिस्तान में भुट्टो दौर में सियासत में करप्शन नहीं थी। जब ये शरीफ फैमिली सियासत में दाखिल हुई तो ये सियासत में करप्शन ले आई, और ये मुझे अच्छी तरह याद है कि मौलाना कौसर नियाज़ी की वफ़ात के बाद आसिफ अली जरदारी गाड़ी में बैठे थे, तो सहाफ़ियों ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि भाई वो हमारा मुखालिफ जो है वो पैसे पे अकड़ता है ना,
हम भी पैसा कमाएंगे और फिर लगा देंगे। तो पीपल्स पार्टी समेत बाकी पार्टियों को करप्ट करने में इनका किरदार है, PMLN का। फिर देखिए इन्होंने अदारों में करप्शन ये ले आए। अब बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान का कोई अदारा ऐसा नहीं बचा जिसमें करप्शन ना हो, कोई सियासी पार्टी ऐसी नहीं, कोई मजहबी पार्टी ऐसी नहीं जिसमें करप्शन ना हो। आप आज सिंध की बात कर रही हैं, अब देखिए सिंध के जो ये बलाई अजला हैं, इनमें आप देखिए जो लाड़काना डिवीजन और सखर डिवीजन है, इसमें शिकारपुर में ख़ास तौर पर और लाड़काना में और नवाबशाह में JUI के बड़े वोट हैं। लाड़काना में बहुत वोट है, वो जो मौलाना सुमरो हैं वो बड़ा काम करते हैं। फिर आसिफ अली जरदारी के एक करीबी साथी डॉक्टर क्यूम सुमरो, वो पीपल्स पार्टी छोड़कर JUI ज्वाइन कर चुके हैं। इसी तरह अंदरूने सिंध GDA एक बड़ी पार्टी है, पीर साहब पगाड़ा, और पीर साहब पगाड़ा के हवाले से मैं एक और बात बताता चाहूँ, एक बड़ा वहाँ पे वो कि मुबैना तौर पर पता चला है कि पीर साहब पगाड़ा रावलपिंडी में मुख्तदर तरीन शख्सियत को मिले हैं। अच्छा। और उन्होंने एक बंदूक तोहफे में भी दी है। अच्छा। तो पीर साहब के देना शुरू करते थे, पुराने रवाबत हैं, चेंज हो रही हैं। और जो सिंध के शहर हैं, सिंध के शहरों में PTI है या MQM आपको नजर आएगी, लेकिन PTI आगे है। ठीक। तो सिंध वाकई उनके हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है। अच्छा, वक्त मुख्तसर है, थोड़ा सा तेजी से चलेंगे। अब कुछ बात करते हैं, एक जेस्चर जो कायम किया जा रहा है, जिस पे हमने कल भी बात की थी और आज भी बात करते हैं। एक तो मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म जिस तरह से रिलीफ दिया जा रहा है, और फिर अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे ही कुछ सीनियर सहाफ़ी भाई ऐसे हैं जिन्होंने पहले एक लाडले की टर्म निकाली कि लाडला लाडला लाडला, और उसके बाद फिर उस पर पूरी कौम को शिफ्ट करवा दिया गया, और आज फिर वही लाडले की डेफिनेशन जो है वो चेंज हो जाती है। यही इल्ज़ामात अगर किसी और शख्सियत पे होते तो वो जायज़ हो जाने थे, और अगर आज इन पे आ रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि जी ये तो वाकई में सरासर ज़्यादती हुई है इनके साथ। ये कल्चर कैसे ख़त्म होगा कि पहले विलन था फिर हीरो हो गया, और जो हीरो था वो विलन हो गया, तो इसको कैसे रोकथाम करेंगे इसकी? पहले सहाफ़ियों पे आऊँ? जी ज़रूर ज़रूर। जैसा कि मैं एक वर्कर जो जर्नलिस्ट हैं उनके एक अदारे की नुमाइंदगी भी करता हूँ, मैं बहुत दफ़ा ये बात कर चुका हूँ, पाकिस्तान में जर्नलिज्म बहुत देर पहले ऐसा ऐसा डिक्लाइन का शिकार हुई, और आज से 2-4 साल पीछे जाएं, पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता चला कि कौन सा मीडिया हाउस, कौन सा TV चैनल और कौन सा अखबार किस पार्टी की नुमाइंदगी कर रहा है, किस ग्रुप की नुमाइंदगी कर रहा है, किस अदारे की नुमाइंदगी कर रहा है। सहाफत नहीं कर रहे, एक्सपोज हो गए अदारे। उसके बाद आ जाते हैं हमारे वर्किंग जर्नलिस्ट। बदकिस्मती से आज बच्चे बच्चे को पता है कौन सा जर्नलिस्ट किस पार्टी की सपोर्ट कर रहा है, कौन सा जर्नलिस्ट किसकी मुखालफत कर रहा है, और उसका एजेंडा क्या और किसके कहने पे कर रहा है। क्योंकि ये एक ऐसा दौर है जिसमें से हम गुजर रहे हैं, इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो छुपती नहीं है। अगर कोई बंदा ये सोचता है कि उसकी इन्फॉर्मेशन छुप जाएगी तो वो मेरा ख्याल है कि गलतफहमी का शिकार है। उसके सामने वो चीज़ें भी आ जाती हैं कि जो उसने तन्हाई में काम किए होते हैं वो भी लोग उसके सामने ले आते हैं। लिहाजा ये जो बरलास साहब ने एक बात की कि करप्शन का आगाज़ कब हुआ, पाकिस्तान की जर्नलिज्म के अंदर करप्शन का आगाज़ उस वक्त हुआ जब मियां नवाज शरीफ इक़्तिदार में आए थे। उस वक्त सबसे पहले सीधे सीधे 2 नज़रियात थे, लेफ्ट राइट। उसके बाद एक दरमियाना नज़रिया निकला जो कि मुस्लिम लीग नून का नज़रिया था, जिसमें लेफ्ट के लोग भी शामिल हुए, जिसमें राइट के लोग भी शामिल हुए। और आप देखेंगी कि जो हमारे जर्नलिस्ट साथी बड़ी शद्दोमद के साथ मियाँ साहब के साथ खड़े होते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाएंगी, उनकी बैकग्राउंड किसी की कोई मजहबी तंजीम, मजहबी जमात होगी, किसी की बैकग्राउंड जो है वो लेफ्ट की साइड से होगी, और वो यहाँ पे आए क्योंकि यहाँ पे जो उनका एजेंडा था वो पूरा होता हुआ नजर आया। उस वक्त पाकिस्तान में एक लकीर खींचनी शुरू हुई, जो आज तक जहाँ पे हम पहुंचे हैं, जो आप देख रही हैं इस वक्त, जिस इन्हतात का शिकार है हमारा मीडिया, वो उसकी उस वक्त से आगाज हुआ था। अब हम इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, और मैं एंड पे सिर्फ ये कह सकता हूँ कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पाकिस्तान की जर्नलिज्म पे। ठीक, अच्छा उन्होंने तो बात ही खत्म कर दी ना फायजा साहब। जी प्लीज आप अपनी राय भी दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे मैं सवाल पूछना चाहूंगी क्योंकि वक्त मुख्तसर होता है, तो मैं चाहती हूँ कि फिर सारे इशू को साथ ही समअप करते हैं।
अब इलेक्शन के हवाले से भी तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो खबरें आना शुरू हो चुकी हैं कि इलेक्शन की डेट कब अनाउंस होगी। इसी तरह से सदर पाकिस्तान जब एक कल निजी टीवी चैनल पे इंटरव्यू देते हैं, वो बात करते हुए नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि जी देखिए, इलेक्शन का मामला तो मैंने खुद अदलिया की तरफ फॉरवर्ड कर दिया और अदलिया जो है इसमें बाखूबी तरीके से अपना किरदार अदा कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी की तरफ से शीरी साहिबा ये कहती है कि जी अगर इंतखाबात की तारीख नहीं आती तो इसका मतलब इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, और दूसरी तरफ पे प्रोटोकॉल भी दिया जा रहा है, मरी से छांगा गली भी घूमने फिरने के लिए चले गए हम। हाय हाय, पीपल्स पार्टी पे क्या मैं कहूँ, ये वही पीपल्स पार्टी है जब इलेक्शन पे तरमीम हो रही थी जी। तो सारे इख्तियारात हम इधर प्रोग्राम में पीटते रहे, रोते रहे कि पार्लियामेंट वो इख्तियार क्यों दे रही है इलेक्शन कमीशन को जो उसके पास नहीं है। तो आइन की तो खिलाफ वर्जी उन्होंने खुद कर दी और सब कुछ इलेक्शन कमीशन के हाथ में दे दिया। अब रो रहे हैं। अब मियां नवाज शरीफ तो बड़े आराम से कह देते हैं वो जी इलेक्शन कमीशन जब मुनासिब समझेगा डेट अनाउंस कर देगा। अब पीपल्स पार्टी रो रही है। ये पीपल्स पार्टी को पहले रोना चाहिए था। पीपल्स पार्टी में बड़े बड़े आइन के माहिरीन मौजूद थे। मुझे उस वक्त भी आईसीसी मीटिंग के अंदर स्टैंड लेना था। हैरत होती थी कि पीपल्स पार्टी ये जुर्म क्यों कर रही है। मुराद अली शाह साहब ने दिया था। लेकिन चलें पंजाब की भी बात थोड़ी सी कर लें। एक वजीर आला होते थे उस्मान बुज़दार, पता चला वसीम अकरम प्लस जराए से मालूम हुआ है मुबैना तौर पर वो मुस्लिम लीग नून में शामिल होने जा रहे हैं। तो फिर आप मुबारकबाद दें जाके ना चेयरमैन तहरीक इंसाफ को। आप मुझे ऐसे बता रहे हैं जैसे मैंने उनको पॉइंट किया था। अच्छा, वो पहले भी नून में रह चुके हुए हैं। जब वो तहसील नाज़म थे उस वक्त भी नून से आए थे। ठीक है, अच्छा मुझे एक ब्रेक लेनी है, मैं ब्रेक की तरफ बढ़ूंगी, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। और अगर बात की जा रही है वसीम प्लस की कारकर्दगी के हवाले से, तो ये हमारे लिए सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं है। ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ को सोचना चाहिए था, जो इस तरह के टाइटल भी दिया करते थे। और अभी तो सियासी तब्दीलियां होना शुरू हुई हैं। इलेक्शन आखिर वक्त पे होगा नहीं होगा, फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है और अदलिया ने करना है। हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। हमने खबरों में जिंदा रहना है, चाहे उसकी खातिर हमें अपने कौमी तरक्याती बजट के ऊपर कट ही क्यों ना लगाना पड़ जाए, चाहे हमें उसमें से वो पैसे अपनी सोशल मीडिया टीम पे ही क्यों ना खर्च करने पड़ जाएं। ये मेरा नहीं कहना, ये रिपोर्ट सामने आई है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ किस तरह से 870 अरब लागत के जो प्रोजेक्ट थे उनको किस तरह से अपनी सोशल मीडिया टीम के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। वो तरक्याती मंसूबे जो खैबर पख्तूनख्वा के लिए मुख्तस किए गए थे या दीगर शहरों में इस्तेमाल होने थे, उनको यूटिलाइज़ किया जाता रहा कि अपनी सोशल मीडिया टीम को हमने कैसे लेकर चलना है। एक एजेंडा बनाया जाता रहा कि किस तरह से परसेप्शन कायम करनी है। और इस बात में कोई दो राहें भी नहीं है कि अगर उनके अगेंस्ट कोई फैसला आता था तो सोशल मीडिया पर भरपार नजर आती थी। इसी से मिलता जुलता सबूत हमें खुद बुशरा बीबी की एक ऑडियो भी नजर आई, जहाँ पर वो बाकायदा इंस्ट्रक्शंस दे रही थी कि अरसलान बेटा, इस रजीम चेंज को आपने इस एंगल से नहीं इस एंगल से इस्तेमाल करना है। और सरप्राइजिंग एलिमेंट ये नजर आता है कि वो लोग जो कभी उस वक्त उन सफ़ों में साथ खड़े नजर आया करते थे चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ, आज जैसे ही इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन करते हैं या किसी और प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं तो वहाँ वो ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि जी देखिए, साजिश तो हुई थी। फिर दो आशिक वान साहिबा भी बोली हैं और इसी तरह से फयाजुल हसन चौहान ने भी बात की है कि सानेहा 9 मई हो या इससे मिले जुले जितने भी वाक़यात हों, ये पैसा वहाँ इस्तेमाल होता रहा है। भाई, आप तो खुद अपने पास इंफॉर्मेशन का एक ओहदा रखते थे, आपके पास वजारतें थी और आप खुद उस पार्टी का हिस्सा थे। जब आप वहाँ मौजूद थे तो मीठा मीठा वो आप खुद खा रहे थे और जो कड़वा कड़वा था वो आप थू थू कर रहे थे। लेकिन आज जब वहाँ से आप निकले तो उनको आपकी सारी बुराइयाँ आपको नज़र भी आना शुरू हो चुकी हुई हैं। और यहीं पर एक और डेवलपमेंट ये होती है कि जुल्फ़ी बुखारी के अगेंस्ट जो है उन्होंने इंटरपोल को कांटेक्ट किया है हमारी वजारत दाखिला ने, और उनके लिए रेड वारंट भी जारी कर दिया गया है। तो आज़म चौधरी साहब, जुल्फ़ी बुखारी पे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखें सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स तो हमने चलाए हैं, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत हो या चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सियासत हो। और हमने जिस तरह से बजट को इस्तेमाल किया है, आज वो रिपोर्ट भी सामने आ गई है। हम तो कहते थे हम लूटा हुआ पैसा वापस लेकर आएंगे, लेकिन यहाँ तो हम खुद पैसा सोशल मीडिया पर इस्तेमाल कर रहे थे। अच्छा जी, एक तो ये वाली परसेप्शन जो है ना, मैं इसको तस्लीम नहीं करता। अच्छा, कैसे? कि ये पेड लोग किसी पार्टी का कोई इमेज बिल्डिंग कर सकते हैं। अच्छा, पेड लोग नहीं कर सकते। सोशल मीडिया ऑपरेट करने के लिए आखिर लोग तो रखे जाते हैं ना, ये तो आप मानते हैं। सोशल मीडिया, अगर उस वक्त पेड लोग थे जिनको निकाल दिया गया नौकरियों से, आज तो कोई पेड लोग नहीं है। जो आपने लोगों को एक सोच पे तो लगा दिया। आज तो पेड लोग नहीं है ना पीटीआई के उस पे पेरोल पे, जो पीटीआई की इमेज बिल्डिंग कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया को अब कंट्रोल कर लिया जाए।
देखिए सोशल मीडिया एक बिल्कुल डिफरेंट साइंस है ठीक। जो तमाम सियासतदानों को बाद में समझ आई, इमरान खान को पहले समझ आ गई ठीक। उसने उसको इस्तेमाल किया और अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। अब आ जाते हैं जो लोग पेड़ रखे थे और जो निकाले गए हैं। पाकिस्तान के अंदर नौकरियां देने का क्रेडिट तमाम तर जाता है पीपल्स पार्टी को। अच्छा। आप पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें, जितनी नौकरियां पीपल्स पार्टी ने दी हैं इस मुल्क के अंदर किसी सियासी पार्टी ने नहीं दी। मुस्लिम लीग नून ने सिर्फ उस दौर में नौकरियां दी जब 85 में 85 में वज़ीर आला बने मियां नवाज शरीफ, तो उस वक़्त उन्होंने आपको याद होगा तहसीलदार और थानेदार भर्ती किए थे जो आज सीनियर पोजीशन में जा चुके हैं। उसके बाद जो पीपल्स पार्टी ने लोग रखे थे 90s के इरा में, उन तमाम लोगों को वफाक में जब ये लोग मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आती है उनको नौकरियों से निकाला गया, जिसमें बहुत सारे महकमे थे, जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग थे, कस्टम के लोग थे, वफाकी महकमों के बहुत सारे लोग थे। जब उनकी हुकूमत ख़त्म होती है नून की, वो लोग अदालत के ज़रिए दोबारा बहाल होके आते हैं। पाकिस्तान में पहले बेरोजगारी का बहुत ज़्यादा मसला है और जिन लोगों को नौकरियां मिलती हैं, ये जब रजीम चेंज, हुकूमत चेंज होती है, पार्टी चेंज होती है, वो आके अपनी पसंद के लोगों को लगाते हैं और पुराने लोगों को नौकरियों से निकाल देते हैं। अच्छा, अब ये लोग 25-25 हज़ार की इंटर्नशिप पे रखे गए थे सोशल मीडिया के अंदर। अब जिन लोगों को 25-25 हज़ार की नौकरी मिल गई, आप क्या समझते हैं कि 25 हज़ार वाला बंदा जो है वो इमरान खान की या किसी भी सियासी पार्टी की इमेज बिल्डिंग कर लेगा? इस तरह नहीं है। ये फंडा बिल्कुल मुख्तलिफ था। अच्छा। ये सोशल मीडिया का, सोशल मीडिया ने, क्योंकि पीटीआई ने अपना सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग कर लिया हुआ था, अगर आप फॉर एग्जांपल कोई ऐसी बात करती है जो पीटीआई की फेवर में जाती है, तो वो अपने सोशल मीडिया को कहते थे कि इसको प्रमोट कर दे। उनके सोशल मीडिया के लोग उसको लाइक और शेयर करते थे और वो बंदा प्रमोट हो जाता था। अब जितने लोग इन्फ्लुएंसर पीटीआई के साथ खड़े थे वो पेड नहीं थे, उनको सिर्फ लाइक शेयर ये वो सब्सक्रिप्शन वो वाली सपोर्ट मिलती थी और उसकी बेस पे उन्हें डॉलर्स की शक्ल में पैसे आते थे। अब ये परसेप्शन जो है ना, ये कायम की गई कि ये सारे पेड थे जो पीटीआई ने खड़े किए, जिसकी वजह से पार्टी यहाँ तक पहुंची। लेकिन ऐसा ऐसा इन पार्टियों को समझ आ चुकी है। आप आज देखें मुस्लिम लीग नून टोटल इस वक्त डिपेंड कर रही है सोशल मीडिया के ऊपर। अगर ये बात मुस्लिम लीग नून को पहले समझ आ जाती तो शायद ये पहले ही आ जाते, क्योंकि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल नर्सरी समझी जाती थी वो तालीमी अदारे थे। तालीमी अदारों के अंदर जो तलबा यूनियन थी, वहां से सियासी शऊर लेके नौजवान आते थे बाहर और सियासी पार्टियों को ज्वाइन कर। आप जितनी लीडरशिप देखें, इनमें अक्सरियत वो है जो जिन्होंने स्टूडेंट लेवल्स के ऊपर अपनी सियासी और पॉलिटिकल से जब वो नर्सरियां बंद कर दी गई, उसके बाद सिर्फ एक नर्सरी आपके पास रहेगी, वो है सोशल मीडिया। ठीक है, जहां सोशल मीडिया की आप बात कर रहे हैं तो नो डाउट आसिफ अली जरदारी ने भी ये बात बहुत पहले की थी कि अब इलेक्शन कैंपेन्स जो स्टार्ट की जाएंगी वो सारी की सारी अब मोबाइल गैजेट्स के जरिए हुआ करेंगे, अब डोर टू डोर नहीं जाना पड़ेगा। जनाब, आप वसीम अकरम प्लस की भी बात कर रहे थे, तो फिर वसीम अकरम प्लस का टाइटल देने वाली जो शख्सियत हैं उन्होंने फिर सोशल मीडिया इस्तेमाल किया। गो के आजम चौधरी साहब ने बड़े अच्छे तरीके से उसे डिफेंड करके भी दिखा दिया, लेकिन वो इमेज बिल्डिंग तक जाना, मैसेज कन्वे करना, इन तमाम चीज़ों के ऊपर आखिर एक पैसा भी सर्फ हुआ है। सोशल मीडिया के ऊपर अपनी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए आपको पैसे चाहिए। आपको ज़रूरी नहीं कि आपने 10 लोगों की टीम हायर की है हर शहर में, बल्कि हर यूसी की अपनी तंजीम बनाई गई थी, तो पैसा तो इस्तेमाल हुआ है ना, माने आप इस बात को। अच्छा, मुझे ये बताएं, एक तो आप डंडी बहुत मारती हैं। मैंने क्या डंडी मारी? मैं बताता हूँ ना आपको डंडी आप कैसे मारती हैं। बात हमें सबकी करनी चाहिए, हमें दयानतदाराना जर्नलिज्म करना चाहिए। अभी चौधरी साहब ने बात की जर्नलिज्म के हवाले से और उन्होंने तो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ दिया, तो मैं कहता हूँ नहीं, चौधरी साहब अब भी गैर जानबदार या दयानतदारी से बात करने वाले लोग मौजूद हैं। अब इन्होंने जो डंडी मारी है फायजा बुखारी ने, आप 2013 से 2018 की हुकूमत को उठा के देखें, वो सोशल मीडिया वर्कर कौन थे जो पंजाब हाउस में रहते थे, जिनकी तनख्वाहें पीटीवी से जाती थी, जिनकी रहायश का खर्चा हुकूमत पंजाब उठाती थी। वो उन्होंने किया ना, आपने तो रवायत तब्दील करनी थी, आपने तो लूटा हुआ पैसा भी वापस लेकर आना था, फिर आप पुराने की रवायत पे चलना शुरू नहीं, आप दोनों का जिक्र करें ना। यहाँ तो देखिए रवायत पर कैसे अमल होता है। पीटीआई ने एक ट्रेंड मुतारफ कराया कौमी तराने का जलसों में, अच्छा नगमों का, वो सारी पार्टियां कर रही हैं। वो तो ट्रेंड मेकर है, ट्रेंड सेटर है पीटीआई। वो ट्रेंड मेकर है, उन्होंने वसीम अकरम प्लस की हमें बना के दे दिया। मौलाना साहब को भी मजबूर कर दिया कि वो जो गाना लगा देते हैं मौलाना, यहाँ तक बरलास साहब के मियां नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर करते हुए उन्हें खवातीन के हवाले से एक बड़ा नाजेबा सा उन्होंने जुमला कहा
पीटीआई खवातीन, जबकि उसी जलसे में मुस्लिम लीग नून की खवातीन का वो डांस शांस वो सारी चीजें आ गई सामने। अब तो तमाम पार्टियों का यही कल्चर अच्छा, है। मुझे यहाँ पे कहना पड़ेगा, आजम साहब इंतहाई मासूम हैं जो कह रहे हैं कि उन्होंने खवातीन के लिए एक जुमला कहा, तो मैं कहना चाहूंगी कि उन्होंने सिर्फ शुक्र करें जुमला कहा है। उनकी तारीख तो ये बताती है कि वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के लिए जिस तरह की जुबान इस्तेमाल कर चुके हैं, बड़े बड़े सच्चे, वो तो शुक्र अदा करें उन्होंने सिर्फ एक जुमले तक बात रखी है। वो देखिए। अच्छा, अब आप डंडी ना मारे, वसीम अकरम प्लस पे आइए बराए मेहरबानी। अच्छा जी, वसीम अकरम प्लस की चौधरी साहब ने बताया कि वो नून में ही थे, सही बात है। जी जी। उससे पहले क्या थे? देखिए, मैं इनका ये जितने अमीर थे या जो भी चीज़ है, मैं शुरू करता हूँ। 1993 में सरदार फारूक लगारी ने फ़ोन किया मुस्तफ़ा खार के भाई को। उन्होंने कहा यार वो हमारा एक बलोच है फतेह खान बुज़दार, यानी उस्मान बुज़दार का वालिद, वो इलेक्शन लड़ना चाहता है तो पैसे उसके पास नहीं है। ठीक है। तो मुस्तफ़ा खार के भाई ने कहा कि अच्छा उसको मेरे पास भेज दें। तो मुस्तफ़ा खार के भाई ने 10 लाख रुपया दिया 1993 में फतेह खान बुज़दार को, वो एमपीए बन गए। फिर ये लोग चले गए काफ लीग में। काफ लीग में उस्मान बुज़दार के वालिद फतेह खान बुज़दार एमपीए थे। तो सरगोदा से एक मेजर कलियार थे जो परवेज़ लाई के मशीर थे, परवेज़ लाई वज़ीर आला थे। तो असगर कलियार ने एक दिन कहा कि मैं जा रहा हूँ डीजी खान चौधरी साहब। उन्होंने कहा यार एक काम करना, वो हमारा एक एमपी है फतेह खान बुज़दार, उसके घर से खाना खा लेना यार, वो चले, उसका शौक़ है, कोई इक़्तिदार का बंदा मेरे घर आए तो उसकी इलाके में ज़रा बैजा हो जाएगी। वो कहता है जी मैं चला गया, खाना खिलाया और एक लड़का हमें हाथ हमारे दिलवा रहा था। कहानी मुख्तसर करें, वो कहानी बिल्कुल मुख्तसर कर रहा हूँ। जी जी। वो हाथ दिलवा रहा था, बात आई गई हो गई। उसने कहा जब उस्मान बुज़दार वज़ीर आला बना तो मैंने उसको फ़ोन किया फतेह बुज़दार को कि मुबारक हो आपका बेटा वज़ीर आला बन गया। उसने कहा ये वही बेटा जो आपके हाथ दिलवा रहा था। बड़ों की खिदमत करने से फल मिल गया तो ना? ये फल मिल गया ना उनको। बस फिर माने ना, आपके लाडले चेयरमैन ने गलतियां तो की है ना? वो फल जो मिल गया तो फिर और भी आज आपके चेयरमैन को भी फल मिल गया। अच्छा एक और सुने फिर फल जो मिल गया तो कहानी और सुन लेना। फिर सोशल मीडिया पे बिलाल सदीक कमियाना ने सलूट मारा है, इस बात को बिलाल सदीक कमियाना ने सलूट मारा ना। इनके वालिद सदीक कमियाना साहिवाल में वकील, सीनियर वकील, वो पर्चे शर्चे ये ला वाले भेज देते थे। तो उस्मान बुज़दार का भी पर्चा उधर चला गया। ठीक हो गया। वो पर्चे का पीछा करते हुए पहुंचे, वो तो चाचा जी मेरा पेपर तुहाडे को लाया। उन्होंने कहा तेन बड़ा पता लगा कितों इन्नी स्ट्रगल की। उन्होंने कहा मैं आ गया तो मेहरबानी करो मैंने पास कर दो। ठीक हो गया। चलें, आपकी बात हमारे पास आ गई। गो कि मज़हर साहब ने अपनी हमदर्दियाँ अपने पास ही रखी, जहाँ रखनी थी वहाँ रखी, और उन्होंने जवाब हमें कोई ना दिया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब हम बात करते हैं कि जी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, हमने रजीम चेंज भी करना है, ख़ुद बुशरा बीबी की भी एक ऑडियो लीक हो जाती है, फिर वो जो एक सानेहा 9 मई क्रिएट हुआ, इसको तो अब आप मानने से इनकार नहीं कर सकते ना, ये तो सब चीज़ें ऑन ग्राउंड हुई हुई हैं। तो इस हवाले से फिर आजम साहब आप क्या कहेंगे कि ये भी अब आप कहें कि गलत हुआ है? अगर जज आपकी मर्जी का फैसला नहीं देगा तो आप उसके खिलाफ सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी चलाएंगे, आप उस बंदे का जीना भी हराम कर देंगे, अगर आपकी फेवर का आ जाएगा तो वो जज पाक साफ हो जाएगा। नहीं, देखें जो बातें दुरुस्त हैं वो दुरुस्त हैं, उनसे आप इनकार नहीं कर सकते। अब वो बुशरा बीबी हो, वो क्या थी, उनकी एक फ्रेंड गोगी, फरा गोगी, उनका शोहर वो जो मुस्लिम लीग नून के एक एमपी हैं, उनके बेटे वो इस तरह उस्मान बुज़दार और उनका हल्का बाप। देखें जो उन्होंने किया है वो तो किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन मज़े की बात यह है कि पीरनी तो चले वो अभी तक खड़ी हैं इमरान खान के साथ, और गोगी जो है वो तो मुल्क से बाहर जा चुकी हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि अरबों रुपया लुटा। बाकी जितने लोग थे जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं वो सारे तो आज नहा धो के गुस्ल करके तो वो आईपीपीज के साथ और मुस्लिम लीग के साथ खड़े हो गए। अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस दूसरा भी करें। अगर वो लोग, अगर उन लोगों ने जुर्म किया हुआ है, उन लोगों ने इस कौम का पैसा लूटा हुआ है, भाई इतना जुल्म ना करें कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या एक सिर्फ उनकी हस्ब मंशा पार्टी के साथ खड़े होने पे उनके सारे जराइम धुल जाए। ये जुल्म इस कौम के साथ ना करें। जो जिसने जुर्म किया है उसको कटहरे में लेके आए। ठीक है, ये तरीकाकार नहीं ठीक कि आप सिर्फ अपने एक पैरामीटर तय कर ले, जो आपके एजेंडे के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता वो तो मुजरम है, मुलजम नहीं मुजरम है। और जिसने बहुत बड़े बड़े जिस पे इल्जामात हैं और शामिल रहा है उन तमाम क्राइम में,
आज जो बोल रहे हैं फैज चौहान साहब जो बोल रहे हैं, ये फिरदौस आशिक अवान साहबा जो बोल रही है, वज़ीर इत्तलात वफाक की रही हैं, वो पंजाब के रहे हैं, ठीक है, और सबको पता है कि इत्तलात के अंदर कौन कौन से कितने फंड्स हैं और कैसे कैसे कहाँ कहाँ मिसयूज होते हैं। भैया आप उनसे तो थोड़ा सा हिसाब लें ना, वो इमरान खान की हुकूमत के वजीर थे दोनों, उनसे तो पूछें कि वो जो पैसा उस वक्त इधर उधर गया है, जो आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया है, वो कहाँ गया है, और उसमें कोई इलीगल अगर चीजें हैं तो उनको कटहरे में लेके आए। आप उनको तो आप बिल्कुल माफ कर रहे हैं, और जो लोग आपकी बात नहीं मान रहे उन्हें आपने जेलों के अंदर बंद कर दिया। अच्छा, ये जिस तरह की सियासी बातें कर रहे हैं तो फिर तो तब्दीली हर जगह पर चाहिए ना, कि जो आपके पास आता था फिर आप कहते थे वो नहा धोकर साफ होकर आ गया, और जो उनके पास आता था फिर लोटे का लफ्ज भी आप लोगों ने इस्तेमाल किया, कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तमाम तर चीज़ें सामने पड़ी हुई हैं। और आज जब हम बात कर रहे हैं किसानिया 9 मई के हवाले से, तो फिर क्या कहेंगे आप? देखिए दलीप साहिबा ने भी पार्टी छोड़ी है, सादिया सुहेल साहिबा ने भी पार्टी छोड़ दी है, सुमेरा बुखारी साहिबा ने भी पार्टी छोड़ दी है, और फिर खुद चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हवाले से भी ज़रा रोशनी डाल दीजिए, हमदर्दियाँ आज छोड़ें, बताइए कि उन्होंने भी बड़ी बड़ी गलतियाँ की हुई हैं, माने इस बात को? नहीं, पहले तो ये है कि पाकिस्तान में लोटा जो है ये बहुत पहले मुतारफ हुआ, लेकिन जितनी हवा आपके चेयरमैन ने दी है ना, यकीन मानिए, लेकिन लोटे की मेरे चेयरमैन नहीं, लोटे की टर्म बट्टू दौर में इजाद हुई थी, उससे भी पहले। अच्छा, मैं ये कहता हूँ मेरे चेयरमैन नहीं, पीटीआई के चेयरमैन, उन्होंने सही है, उन्होंने एक तबलीग की, सियासी वफादारियां चेंज करने वालों को, और उस तबलीग का इतना असर है कि अब लोग सियासी वफादारी चेंज करने वालों को पसंद नहीं करते। उन्होंने करप्शन के खिलाफ तकरीरें की, अब कौम का बच्चा बच्चा करप्ट लोगों को पसंद नहीं करता। उनकी तबलीग का असर है कि पहली दफ़ा जो 2 पार्टियां बनाई गई मुक्तदरा ने, वो उनको कोई पूछता नहीं, और पहली दफ़ा सारी ताकत लगा के जलसा भी किया गया, वो भी नाकाम साबित हुआ। तो देखिए उनकी तबलीग ने तो असर किया है, उनका वोट तो इंटैक्ट है। तो अब जुल्फी बुखारी को भी ला रहे हैं, वैसे जुल्फी बुखारी को ले आए, पहले भी बहुत से लोग लाए हुए हैं, जुल्फी बुखारी का तो कोई जुर्म होगा तो होगा ना। वैसे मैं ये बात बताऊं, अभी ये जो 3 खवातीन का आपने तस्करा किया, देखिए इन पर FIR थी, 9 मई में भी ये मुलव्वस थी, अच्छा छुपी रही, अब दूसरी पार्टी में गई हैं, तो वो सारी FIR पता नहीं रद्दी की किस टोकरी में चली गई। ये अदारों पे भी सवाल है, ये अदालतों पे भी सवाल है, ये आपके पुलिस सिस्टम पे भी सवाल है कि ये क्या बात हुई कि अगर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूं तो मेरे सारे जराइम धुल गए, मैंने जितनी चोरियां की वो बख्श दी गई, मैं जो भी मुझ पे इल्जाम थे वो सारे गलत साबित हो गए। ये सवाल है पाकिस्तान के निज़ाम से, और ये निज़ाम को आज नहीं तो कल ये जवाब देना पड़ेगा। ब्रेक पे जाने से पहले बता दें जुल्फी बुखारी के साथ क्या होगा? कुछ नहीं होगा जुल्फी बुखारी के साथ, जो वारंट आज जारी किए गए हैं। जुल्फी बुखारी तो 9 मई को इधर भी नहीं थे, और जुल्फी बुखारी पे कोई मेरा ख्याल है ऐसा जुर्म नहीं। अभी केस बनाने हैं ना, वो चेयरमैन PTI पे 200 केस बना दिए हैं। वो पाकिस्तान में ये जाली केस बनाने का बड़ा रिवाज है। ठीक है, तो इस तरह के केसेस जो है वो चोरी के केस बना दिए करते थे। ये सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जो है वो रुकना चाहिए। ठीक है, अगर हम सियासी इंतकामी कार्रवाइयों की बात करते हैं तो फिर सियासी तो देखा जाए कोई भी आने वाला वजीर आजम हो, उसे पुरानी तमाम तर सियासी रवायात को खत्म करना होगा, ताकि आइंदा आने वाले दिनों में सही मानों में जमहूरियत को फरोग हासिल हो सके। यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद मजीद इश्यूज को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम आपको खुशामदीद कहते हैं। काउंटडाउन जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और निगरान हुकूमत ने एक सेटअप जो है वो खड़ा किया था, एक नैरेटिव लिया था कि किस तरह से अफगान मुहाजिरीन को हमने पाकिस्तान से वापस अफगानिस्तान भेजना है। अफगानिस्तान के ऊपर हमें पहले भी काफ़ी ज़्यादा कुछ गुस्से भी रहे हैं कि किस तरह से उनकी सरजमीन पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल होती रही है। आज के हवाले से कुछ डेवलपमेंट ये भी रही है कि जहाँ पर एक तरफ हम नो डाउट उनसे मैच हारे हैं, और उन्होंने मैच हारने के बाद अपने उन तमाम अफगान भाइयों को डेडिकेट किया कि जी ये जो पाकिस्तान से उनका निखला करवाया जा रहा है, जो कि गैर कानूनी तरीके से हमारे ही मुल्क में रह रहे हैं, हमने आप देखिए हमारे बड़ेपन का मुजाहरा कीजिए कि हमने आपको यहाँ पर रहने की जगह दी, और उसके बाद मेरी बिल्ली मुझी को ही म्याऊं करती हुई नजर आई। लेकिन वहीं पर आज एक अच्छी खबर ये सामने आई है कि पेशावर में अफगानिस्तान के जो कौंसल जनरल हैं मुहिबुल्लाह शाकिर, एक उन्होंने ये कहा है कि जी अफगानिस्तान जनी अमारात इस्लामी की जानिब से ये फतवा है कि पाकिस्तान में कोई जहाद नहीं होगा। अगर यहाँ पर गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन मौजूद हैं, और जो उनके लिए पाकिस्तान की निगरान हुकूमत ने जो भी फैसला किया है
वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उसमें तरीकाकार ठीक होना चाहिए, यहाँ से इनको जाना चाहिए। दूसरी तरफ हम बात करेंगे, हालात इंतहाई ख़राब हो चुके हैं। गज़ा में इस वक्त हॉस्पिटल्स के पास जो है वो ईंधन जनरेटर्स के लिए ख़त्म हो चुका है। और अगर हम इंसानी हकूक़ की बात करते हैं तो नेतन्याहू की मुलाकात वहाँ पे फ्रांसीसी सदर से भी हुई है, और फ्रांसीसी सदर ने मुलाकात की है फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास के साथ भी। इन तमाम मुलाकातों के नतीजे ये निकले हैं कि अमेरिका की तरफ से ये बयान सामने आया है कि 250 बंदा इस वक्त हमास के पास यरगमाल है, अगर वो अब हमारे हवाले कर देते हैं तो हम जंगबंदी की तरफ जा सकते हैं। सरप्राइजिंग सिचुएशन ये भी रही है कि एक खातून जिन्हें बाजियाब करवाया जाता है वो हमास के बंदे का जिस तरह से हाथ चूम रही थी और फिर अपने मीडिया पर जैसे उन्होंने तारीफ की है कि मेरा ख्याल रखा गया है, वहाँ पर भी उन्हें सांप सूंघ जाता है। अपने ही मुल्क की एक फेमस जो अदाकारा है उनको उन्होंने रोक दिया है कि आपने क्यों, उनको गिरफ्तार किया गया कि क्यों आपने हमास की सपोर्ट की है। हमास की तरफ से ये रिएक्शन आ रहा है कि जी जब तक आप हमारी सरजमीन को खाली नहीं करेंगे आप यहाँ से जाएंगे नहीं, जंगबंदी नहीं होगी। लेकिन हालात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं और रिफा की जानिब से सिर्फ और सिर्फ अभी तक 8 इमदादी ट्रक जो हैं वहाँ पर गए हैं, और इसराइल की जानिब से ये मौक़िफ़ आया है कि अगर यहाँ से दोबारा बॉर्डर खोला गया तो हम हिजबुल्लाह की तरह, अगर हिजबुल्लाह भी एक्टिव होगी तो लबनान पे भी अटैक करेंगे और आप पे भी अटैक किया जाएगा। आज़म चौधरी साहब, पहले अफगानिस्तान पे बात कर लेते हैं कि अफगानिस्तान जिन्हें हमें अपने पास रखा, हमने उन्हें पनाह दी, सब कुछ किया, फिर मेरी बिल्ली मुझको म्याऊं करती रही। वो जो क्रिकेट स्टेडियम में हुआ था वो तो हम सब ने देखा था, लेकिन उसके बाद आज एक अच्छा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि एक अच्छी न्यूज़ भी सामने आई है कि उन्होंने बिल आखिर तस्लीम किया कि हम किसी भी किस्म का कोई जिहाद का इरादा नहीं रखते हैं। तो काउंटडाउन जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है। इस काउंटडाउन के चक्कर में अफ़गान मुहाजिरीन का इनखला कैसे मुमकिन होगा? देखिए, पूरी दुनिया के अंदर एक ये राय पाई जाती है कि अफ़गानिस्तान को हमेशा पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, और अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है तालिबान की, उसको बनाने में भी पाकिस्तान का एक बड़ा बुनियादी कलीदी किरदार था इस हुकूमत को बनाने में। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी हुई, पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात हुए, तो तमाम तर ताने बाने जो है अफ़गानिस्तान से जाके मिलते थे, और वहाँ पर बैठे हुए TTP के जो दहशत गर्द थे वो पाकिस्तान में सारी कार्रवाइयाँ करवा रहे थे। बुनियादी तौर पर इसके पीछे हमारा हमसाया मुल्क इंडिया जी, उसने अफ़गानिस्तान को पूरा कैप्चर कर रखा था। जब ये करज़ई हुकूमत थी उस दौरान उन्होंने अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान की सरहद के साथ साथ जितने स्कूल, हॉस्पिटल, छोटी छोटी सरकारी इमारतें, वहाँ पे अपने कौंसल खाने खोले थे, और तमाम सरहद जो है वो बराह रास्त इंडिया के उसमें कंट्रोल में आ रही थी। इस वजह से वहाँ पर इंडिया बहुत हद तक डोमिनेट कर रहा था। उसके बाद जब तालिबान हुकूमत आई तो हमें उम्मीद ये थी कि तालिबान हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान के मुफादात को थोड़ा मद्देनज़र रखेगी, लेकिन अफसोस की बात है कि जब कोई वाक़या हुआ, जब पाकिस्तान ने मुतालबा किया, उन्होंने तावन नहीं किया दहशत गर्दी को कंट्रोल करने में। अब क्योंकि ये जो महाजरीन की वापसी का मामला है, देखिए ये एक पाकिस्तान का बड़ा जेन्युइन एक मसला है। अब 40 लाख आपके ऊपर एक अफगान महाजरीन जिन्हें आप पिछले 40-50 साल से 40-45 साल से आप उनको संभाल रहे हैं, उनकी तीसरी नस्ल यहाँ पे इस वक्त आबाद है। क्राइसिस में से हम गुजर रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान की ना सिर्फ शहरियत बहुत सारों ने हासिल की, पाकिस्तान में प्रॉपर्टियाँ खरीदी, कारोबार किए, बहुत बड़े बड़े बिजनेस हैं जिसपे अफगान महाजरीन इस वक्त वो डोमिनेट कर रहे हैं। अब जब पाकिस्तान ने फैसला किया कि उन्होंने वापस जाना है, और सिर्फ उन लोगों ने वापस जाना है जो गैर कानूनी है, जिनके पास कोई दस्तावेजात नहीं है, उनमें से बहुत सारे लोग चले गए हैं। असूली तौर पे तो इनको चाहिए था कि अगर अफगानिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो रही है, इकॉनमी आप लोग जिस तरह अफगानी क्लेम कर रहे हैं जी अब हम बड़ा जो है ना स्टेबल इकॉनमी, आप खुद ही चले जाते। हमारी इकॉनमी अगर ख़राब है तो आप अपने मुल्क में जाएं, लेकिन उसकी बजाय आपने पिछले दिनों एक फोटो देखी होगी, एक साहब खाना खा रहे हैं तो पाकिस्तानी करेंसी के साथ उन्होंने हाथ साफ किए, मजाक उड़ाया। उसके बाद पाक अफगान मैच का आपने हवाला दिया, उसमें देखें कि वो पाकिस्तान के हवाले से कौन से रवैये वहाँ पे होते हैं। अब पाकिस्तान ने जो डेडलाइन दी थी उसमें 6 दिन बाकी रह गए हैं अफगान महाजरीन की वापसी में। हाँ, इसमें एक चीज़ ज़रूर है जो अफगान कौंसल जनरल ने बात की है कि इंसानी हमदर्दी के जो असूल हैं, असूल ज़वाबत, उनको मद्देनज़र रखा जाए। गुज़िश्ता दिनों ये हुआ था कि अफगान बच्चों को स्कूलों से फारिग कर दिया गया था, और गिरफ्तार भी कुछ बच्चों को किया गया था। गिरफ्तार या स्कूलों से जब उठाया गया, स्कूलों ने दाखिला बंद किया, उस पे ये नहीं है कि सिर्फ अफगानियों को तकलीफ, उस पे तमाम पाकिस्तानियों को तकलीफ हुई थी। ये रवैया अपना ठीक करना चाहिए। जिस पे हमारे वज़ीर आज़म ने भी और आर्मी चीफ ने भी उस पे ये कहा था कि नहीं, इन चीजों को जो है ना इज्जत और एहतराम के साथ उनको वापस भेजे, क्योंकि आपने इतने साल उनको संभाला है, आपकी जरा सी जो लग्जिश है
वो उनके अंदर पाकिस्तान का एक मनफी तासर कायम करेगी, लिहाजा इज्जत एहतराम के साथ वो वापस जाएं। मजहर साहब, सबसे बड़ा अहम टास्क तो ये है कि हमने कैसे इनखला जो है इसको यकीनी बनाना है, और वो जो फिगर्स हैं हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं, क्या उनमें तो ऑब्वियसली बातें चेंजिंग हुई होगी क्योंकि आबादी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, तो ये कितना बड़ा टास्क है निगरान सेटअप के लिए इस वक्त इस इनखला को यकीनी बनाना? देखिए, मेरी बातें बुरी भी लगेंगी, जी, कड़वी भी होंगी। गुजारिश ये है कि जब आपने इनखला का सोच लिया तो ये पॉलिसी बनाने से पहले क्या आपने अफगान हुकूमत से रब्ता किया? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अफगान हुकूमत ने उनका बंदोबस्त करना है। उनकी तीसरी नस्ल यहाँ है, वहाँ उनके घर तबाह हो चुके हैं, तो ये लोग इधर अच्छे भले घरों से उठ के वहाँ जाके खैमों में रहेंगे, कैंपों में रहेंगे, कहाँ रहेंगे? फैसिलिटेट कैसे करेंगे इनको? तो मेरा ख्याल है कि हमारी हुकूमत को चाहिए था कि इनखला की एक डेट रखते वक्त, अब भी वक्त है, उसको बढ़ा दें डेट को, लेकिन अफगान हुकूमत से ये कहें कि भाई आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, इन लोगों के घर बनाएं। 40 लाख लोग जाएंगे तो वो बेचारे किधर रहेंगे? एक तरफ हम इंसानी हकूक की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ हमें ये भी सोचना चाहिए कि वो बेचारे किधर रहेंगे। वो बच्चे जो यहाँ स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जो आपने फरमाया कि गिरफ्तार भी हुए या उन्हें निकाला गया, तो उनके लिए वहाँ स्कूल कहाँ से आएंगे? वहाँ वो खैमों में से जाएंगे स्कूल। तो इस बात को भी मद्देनजर रखना चाहिए। मेरा ख्याल है हमें तालिबान हुकूमत के साथ मिल बैठ के एक मुश्तरका पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि किसी को दर्द ना हो, तकलीफ ना हो। वो जो आपने अफगान प्लेयर का हवाला दिया, वो दुख में बोले हैं, करब में बोले हैं। जब आपने इतना उनको संभाला तो जाते वक्त ये क्यों आप कर रहे हैं? आप उनकी हुकूमत से मिलके एक पॉलिसी बना रहे हैं। ठीक है, आप दोनों का मौक़िफ़ मेरे पास आ चुका है कि इस हवाले से हमें अफगान हुकूमत के साथ मिलकर एक हिकमत अमली बनानी चाहिए थी और इस सेटअप को आगे लेकर चलना चाहिए था। कुछ बात करते हैं फ़लस्तीन के हवाले से, और इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि 9 अक्टूबर से स्टिल उनकी जो है वो पानी बंद कर दिया गया, बिजली बंद कर दी गई, तमाम तर ज़रूरियाती ज़िंदगी से वो महरूम नज़र आ रहे हैं। बॉर्डर्स आपने बंद कर दिए हैं, रिफा से आप नहीं जा सकते। अब तक 8 इमदादी ट्रक गए हैं और वो जाने के बाद भी आपकी धमकी आ गई कि हम वहाँ पर भी अटैक कर सकते हैं। इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी खामोश नज़र आती हैं। गो के OIC के इजलास भी हुआ था। आज़म साहब, इस पे जो मिला जुला रिएक्शन आ रहा है, अमेरिका का रिएक्शन कुछ और है। नो डाउट कतर बहुत अच्छा बोला। तैयब अर्दगान ने भी कहा कि हमास एक दहशतगर्द तंजीम नहीं है और इसको दहशतगर्दी के साथ मत जोड़ा जाए। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त वहाँ पे सबसे अलार्मिंग सिचुएशन हॉस्पिटल्स का एक्टिव होना है? आप तो हॉस्पिटल्स को भी हिट कर चुके हैं वहाँ पर, तो यहाँ पर इंसानी हकूक़ क्यों नहीं बोल रहे? देखें, हमारे जो इस्लामी ममालिक हैं वो तब बोलना शुरू है जब वहाँ पे तबाही पूरी हो चुकी थी। जब उन्होंने एक हस्पताल के ऊपर अटैक किया, हस्पताल के अंदर हज़ारों अफराद को शहीद किया गया, जिसमें मरीज़, बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन वो पनाह लिए हुए थे या वहाँ पे मरीज़ थे या वहाँ पे मेडिकल का अमला था, वो सब उस बमबारी के अंदर शहीद हुए। उस वक़्त जो इस्लामी ममालिक हैं उन्होंने थोड़ा बहुत, सबसे पहले सऊदी अरब बोला, कतर बोला। उससे पहले कौन बोल रहा था? सिर्फ तुर्की बोल रहा था या ईरान बोल रहा था? ईरान का एक बड़ा सूली मौक़िफ़ था, तुर्की थोड़ा सा मिला जुला मौक़िफ़ के साथ खड़ा हो रहा था। लेकिन ये भी चले एक अच्छा साइन है कि इस्लामिक वर्ल्ड जो है वो इस पर थोड़ा सा जागी है और उन्होंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। अब देखें, दुनिया का दौरा म्यार यहाँ पे देखें, जो मगरबी दुनिया है बड़ी वो इंसानी हकूक़ की अलमबरदारी की दावेदार है, लेकिन जब यहाँ पे मुसलमानों के ऊपर मजालम की बात आती है तो वो बिल्कुल बायस्ड होकर खड़ी होती है। आप ये अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन को देखें, उनका तो ये बड़ा मुल्क था, उनका ये फ़र्ज़ बनता था कि वो इंसाफ की बात करते हैं। उन्होंने वहाँ पे बाकायदा 2 बेड़े भिजवा दिए। अगर वहाँ पे लोगों के ऊपर मजालम हो रहे हैं, उनके ऊपर जंगी जराइम में मुलव्वस जो इजराइल की अफवाज हैं, वो जो बैन हो चुके हैं, उनके वेपन्स वो वहाँ पे उनकी शेलिंग कर रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं, तो अमेरिका का ये फ़र्ज़ बनता था कि वहाँ पे इंसानी हकूक़ की बात करती। वहाँ पे जो उनके बुनियादी हकूक़ हैं, जिसमें खुराक है, दवाइयाँ हैं, पानी है, उसके लिए उनको स्टैंड लेती। लेकिन हुआ क्या? वो जो बाइडेन वहाँ पे गए हैं, नेतन्याहू के साथ मिलके उन्होंने एक जेस्चर दिया है कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं, और बजाय इसके कि जो फ़लस्तीनी है जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उनके हक को तस्लीम करेंगे, उनको दहशतगर्द करार दिया। उन्होंने बकायदा वहाँ से धमकियां लगाई हैं लबनान को, हिज़्बुल्लाह अगर एक्टिव हुई तो लबनान पे अटैक करेंगे। अगर कोई नॉन मुस्लिम किसी अपनी रियासत की जद्दोजहद करता है
तो उसको तो दहशतगर्दी करार नहीं देते, लेकिन जब एक मुसलमान कोशिश करता है तो वो उसको दहशतगर्द बना दिया जाता है। वक्त मुख्तसर है, ये बताइएगा हम तीसरी आलमी जंग की तरफ भी बढ़ सकते हैं। आज हमने देखा कि किस तरह से सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने भी टेलीफोनिक रब्ता किया जो बाइडन को, फ्रांसीसी सदर ने मुलाकात की है नेतन्याहू के साथ भी और फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से भी। आखिर चीज़ें कब रुकेंगी, हम जंगबंदी की तरफ कब जाएंगे? मदर साहब, इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो सरप्राइजिंग एलिमेंट के तौर पे देख रही है कि वहाँ पे लोग बेचारे भूखे भी मर रहे हैं और तभी इमदाद भी नहीं मिल रही उनको। अब फ़ायज़ा बुखारी, एक बड़ा फ़र्क है दोनों में। जो इसराइल के हमायती ममालिक हैं वो अमली तौर पर उनकी मदद कर रहे हैं। जो फ़लस्तीन के हामी ममालिक हैं जो भी बाद में आए या बराए नाम हैं, वो दुआओं पे इक्तफा कर रहे हैं, बयानात पर और एहतजाजों पे। ये एहतजाजों का मामला ही नहीं, ये दुआओं से मामला हल नहीं होते। मुसलमान को तो ये कहा नहीं गया कि दुआ करो भाई, मुसलमान को कहा गया पहले जंग करो, जिहाद करो, फिर साथ दुआ करो। ये जिहाद खत्म किया गया, ये मगरबी दुनिया की इस्तेमारी ताकतों की एक कोशिश से मुसलमानों के निसाब से जिहाद को पीछे किया गया। मुसलमान तो हर मुसलमान फौजी है, हर मुसलमान मुजाहिद है, और सवाए मजूर लोगों के सब पे जिहाद फर्ज है। मैं समझता हूँ कि मुसलमान अमली तौर पर कुछ नहीं कर रहे, इसलिए उन्होंने इतनी कत्लो गारत की है, इसलिए बच्चे वहां प्यासे भूखे मर गए। बयानात की हद तक हम महदूद रह चुके हैं। अल्लामा इकबाल ने क्या खूबसूरत बात की थी कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, तो यकीन मानिए अगर ये अटैक अगर रशिया ने यूक्रेन पे किया होता तो तमाम मगरबी कुव्वतें साथ इकट्ठी हमें नजर आती। अगर होलोकास्ट की बात की जाए, इस तरह की दीगर वाक़यात की बात की जाए, हमें एक पेज पे खड़े नजर आते जो कि हमें होना चाहिए था। प्रोग्राम का वक्त यहीं पर खत्म हुआ चलता है, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि हम यकीनन डेफिनेटली यूनिटी का मुजाहरा करेंगे अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरे पैनल को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।